नमस्कार दोस्तों, मैं आज दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। आज भारतीय पॉलिटी के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट 1793 तथा चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आपको क्लास लेनी है तो हमारी इस प्लेलिस्ट में जाके आप ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर भारत में शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर तथा ब्रिटिश शासन के आधार पर जो शासन किया, इसको हम लोग दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक, जब कंपनी के आधार पर शासन कर रही थी उस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई रूल्स बनाए, जिसमें से मुख्य रूल्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 से चार्टर एक्ट आया। ये चार्टर एक्ट प्रति 20 वर्ष के अंतराल पे आ रहे थे, याद रखिए। 1793 से 20 वर्ष के अंतराल पर 1813 में चार्टर एक्ट सेकंड आया, 1833 चार्टर एक्ट थर्ड आया, 1853 चार्टर एक्ट फोर्थ आया। इसके बाद चार्टर एक्ट फिफ्थ आना था 1873 के बीच में, पर इसी बीच में 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब अंग्रेजी हुकूमत भारतीय सत्ता से हट जाएगी पूर्णतः। भारतीय जनता इतनी जागरूक हो गई कि उससे अंग्रेजी सत्ता हटाना था, जिस वजह से अंग्रेजी सत्ता ने किया ये कि शासन को डायरेक्ट क्वीन के अधीन ले आई, डायरेक्ट महारानी के अंतर्गत ले आई, जिस वजह से उन्हें लगातार भारत शासन अधिनियम लाने पड़े। वायसराय की नियुक्ति करनी पड़ी। 1858 भारत शासन अधिनियम प्रथम, 1861 भारत शासन अधिनियम द्वितीय, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 1935 के बाद क्या हुआ, भारत आज़ाद होता चला गया। इसके बाद वर्तमान समय में वर्तमान स्वरूप में भारत है, तो हम लोग इस वीडियो पे ले रहे हैं। चलिए, अब आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट प्रथम और चार्टर एक्ट द्वितीय के बारे में चर्चा करते हुए। चार्टर एक्ट प्रथम, जैसा कि पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोनोपोली प्राप्त थी कंपनी को, कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में पूरा पूरा बिजनेस व्यापार ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र व्यापार करेगी। उस बिजनेस को, उस मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो नियंत्रक बोर्ड थे, उनके जो भी वेतन मिलते थे वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगेगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तक ये सभी वेतन अंग्रेज अपने रूल से देते थे, अपने संचय किए हुए धन से देते थे। परंतु इसके बाद भारतीय राजस्व से ये धन का प्रदान किया जाने लगा, वेतन इत्यादि के बारे में। 1773 चार्टर एक्ट में बाकी चीजें पूर्ववत ही रही जैसा 1784 में था। इसके बाद जब 1813 का चार्टर एक्ट आया, मोनोपोली में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। थोड़ा सा परिवर्तन क्या, इससे पहले अल्टीमेटम दिया जा चुका था कि आपसे मोनोपोली छीन ली जाएगी। वही करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से मोनोपोली छीनकर अब मोनोपोली चाय और चीन के साथ रखी गई। चीन के साथ होने वाला व्यापार तथा चाय का व्यापार, भारत में चाय का व्यापार तथा चीन के साथ होने वाला समस्त व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा भारतीय तथा केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में पड़ने वाले सभी देशों के साथ ब्रिटेन की अन्य एजेंसीज, अन्य कंपनियां भी व्यापार कर सकती हैं। मोनोपोली समाप्त कर दी गई। मोनोपोली समाप्त करके भी आंशिक रूप से मोनोपोली दी गई चाय और चीन के साथ, ध्यान रखिएगा। सेकंड किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा जाने लगा। 1813 चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियां भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने गए। इसके बाद धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, इस चीजों को धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होगी। अभी आपने क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंगाल हो गई, कंगाल होने के कगार पे आ गई, बैंकरप्सी दर्ज करने वाली थी, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संभाला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर रूल्स बनाना स्टार्ट किया, उस पर रेगुलेट करना स्टार्ट किया, उसका सुपरविजन करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखती गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बहुत बड़े भू राजस्व क्षेत्र पे कार्य कर रही है। उस राजस्व क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने अंदर मिलाने लगेगी धीरे धीरे। कोई भी कार्य एक रात में नहीं होता, इसमें धीरे धीरे वक्त लगता है। उसी वक्त को देते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी टाइम दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, भारतीय साहित्यकारों पे 1 लाख व्यय खर्च करने की वादा किया गया। साहित्यकारों का यहाँ से आशय है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था पे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे, थोड़ा सा गलत है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे 1 लाख रुपए धनराशि प्रति वर्ष खर्च करने का वादा किया गया। ये धनराशि 1813 के बाद खर्च पूर्णतया नहीं की जाती। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ये चार्टर एक्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा पे खर्च किए गए धनराशि का क्या हुआ, भारतीयों को कुछ और अधिकार मिलेंगे, भारतीयों को भारतीय सत्ता में भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले क्या है, 1813 चार्टर एक्ट सेकंड में 1 लाख रुपए धनराशि दिए जाने का वादा किया गया। ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये लॉर्ड मैकाले पे आधारित होगी।
अब आपको लॉर्ड मैकाले के बारे में कहाँ जानने को मिलेगा? कुछ ही दिन में इसी चैनल पे आपको एक नई सीरीज मिलेगी जिसमें हम लोग गवर्नर जनरल के विषय में बात करेंगे। प्रत्येक गवर्नर जनरल की एक गवर्नर जनरल, उससे रिलेटेड सारे युद्ध व उनसे गवर्नर जनरल के बेस पे कंप्लीट इतिहास का हम लोग आकलन करेंगे। 1813 के एक पॉइंट और था रेवेन्यू सेक्टर में। इससे पहले अभी तक क्या होता था, कमर्शियल ट्रेड और पॉलिटिकल ट्रेड दोनों से जो भी पैसा मिलता था, धनराशि का आकलन एक साथ किया जाता था। परंतु 1813 1813 के चार्टर एक्ट सेकंड के माध्यम से क्या किया किया गया कि कॉमर्शियल ट्रेड और पॉलिटिकल ट्रेड, इन दोनों के धन का आकलन अलग अलग किया जाने लगा। जब आकलन अलग अलग किया जाएगा, दोनों कमेटी अलग है, आपने देखा था कि दोनों बोर्ड का गठन तो अलग हो ही चुका था। अब इन दोनों के धनराशि एवं इन दोनों के बजट का प्रक्रिया भी अलग अलग कर दी गई। ठीक, इस तरह से 1813 के चार्टर एक्ट में मुख्य पॉइंट से मोनोपोली किन पे दी गई, आप कमेंट में बताइएगा। चाय और चीनी पे, सॉरी मैंने बता दिया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए लाया जाने लगा। भारतीय साहित्य या भारतीय शिक्षा पे कितना धनराशि खर्च की गई, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल ट्रेड था और पॉलिटिकल ट्रेड, इन दोनों के धनराशि, इन दोनों पे होने वाले बजट को अलग अलग कर दिया गया। तो ऐसा शासन यहाँ पे कहाँ पे लागू है, ये आप बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे डियर्स। और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा। एंजॉय सब अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। चलिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।